और ब्लड प्रेशर भी लो लग रहा है। ये गहरी थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसे एक इंजेक्शन और ग्लूकोज ड्रिप लगा देता हूँ। मिहिर की आंखें रीति के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसने पहली बार खुद को इतना परेशान महसूस किया था, खासकर किसी के लिए। जब डॉक्टर ने ड्रिप लगाने के लिए रीति का हाथ ऊपर किया, तो उसकी कलाई पर गहरे निशान देखकर मिहिर के चेहरे पर गुस्से और चिंता का मिलाजुला भाव आ गया। ये निशान कैसे आए? उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने एक नज़र निशानों पर डाली और फिर मिहिर को देखा। ये काफी गहरे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे रस्सी या हथकड़ी से बांधा हो। शायद ये किसी कड़े संघर्ष से गुजरी है। मिहिर की मुठियां कस गईं। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और गुस्सा था। उसे अब इस बात का जवाब चाहिए था कि रीति कौन थी और वो राठौड़ की बेटी की जगह यहाँ कैसे थी। डॉक्टर ने इलाज पूरा करने के बाद कहा, ये अब कुछ घंटों में होश में आ जाएगी, लेकिन इसे आराम और अच्छे खानपान की सख्त जरूरत है। मिहिर ने हल्के से सिर हिलाया और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। वापस आकर उसने रीति की तरफ देखा, जो अब भी गहरी नींद में थी। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा, अगर ये राठौड़ की बेटी नहीं है, तो फिर ये कौन है? और इससे भी जरूरी बात, अगर ये खुद यहाँ आए होती, तो ऐसी हालत में क्यों होती? अब आगे वही राघवेंद्र जी जब मिहिर के रूम में डॉक्टर के जाते हुए देखते हैं तो वह भी उस डॉक्टर के पीछे पीछे उसके रूम में आ गए होते हैं, और वह चुपचाप से पीछे खड़े होकर डॉक्टर की सारी बातों को उन्होंने सुन लिया होता है और उनको लगता है ये सब मिहिर ने ही किया है उस लड़की के साथ। लेकिन डॉक्टर के वहां पर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी वह डॉक्टर मिहिर से कहती है, मिस्टर राजपूत आप जल्दी से उनके कपड़ों को चेंज कर दीजिए। मिहिर उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वह इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी वह डॉक्टर कहती है, मिस्टर राजपूत वैसे ये है कौन? मिहिर उस डॉक्टर की बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहता है और फिर कहता है, ये मेरी वाइफ है। वह डॉक्टर जो रीति को ग्लूकोज लगाने की तैयारी कर रही थी, उसकी बात सुनकर वह रुक जाती है और वह बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती और कहती है, क्या? मिहिर कहता है, हाँ ये मेरी वाइफ है। तभी उसे रियलाइज होता है अभी उसने क्या बोला। वही वह डॉक्टर सरप्राइज होकर मिहिर को ही देख रही होती है और फिर वह रीति के चेहरे की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, क्या ये छोटी सी बच्ची इस शैतान की बीवी है? ये क्या सुन लिया मैंने? और फिर वह रीति लिए कुछ मेडिसिन लिखती है और कहती है, ये दवाएं टाइम पर दे दीजिएगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और उनके कपड़ों को आप जल्दी से चेंज कर दीजिए वरना उनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इतना बोलकर वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे पता था अगर वह और थोड़ी देर रुकी तो ना जाने मिहिर उससे क्या करवाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद राघवेंद्र जी मिहिर के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मिहिर ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुमने मिस्टर राठौर की बेटी से शादी की है, फिर ये छोटी बच्ची कौन है? मिहिर अपने दादाजी को देखता है और कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन है। राघवेंद्र जी गुस्से से कहते हैं, क्या कहा तुम्हें नहीं पता? मिहिर तुमने शादी की है इससे? मिहिर अपने दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ दादाजी मैं जानता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है। इसके फेस पर वेल लगा हुआ था और मुझे नहीं पता था वेल के पीछे ये थी। मुझे तो लगा था दिति राठौर है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार यह हुआ कैसे। और फिर वह किसी बात को सोचकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर एकदम से अपनी आंखों को खुलता है। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था। वह गुस्सा होते हुए कहता है, मिस्टर धर्मेंद्र राठौर ये तुमने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है तुमने ऐसा क्यों कहा था कि यह शादी तुम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हो। इतना बड़ा धोखा किया तुमने, वो भी मेरे साथ। अब तुमको इसकी भी भरपाई करनी होगी। और फिर वह अपने दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, दादाजी मुझे कुछ काम है, मुझे अभी के अभी जाना होगा। रघुवेंद्र जी उसको रोकते हुए कहते हैं, मिहिर मुझे बताओ तो सही ये हो क्या रहा है। मिहिर कहता है, दादाजी कुछ भी नहीं हो रहा है, आप टेंशन मत कर रही है, मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। मेरे साथ धोखा करने वालों को मैं सजा देकर आता हूँ। ये बोलकर वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिहिर मोहित के साथ राठौर मैंशन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग करता है और जब वह अपने फोन को देखा है तो यह फोन उसके खास आदमी का होता है। मिहिर कॉल को रिसीव करता है और कहता है, क्या हुआ?
फोन पर मौजूद दूसरा आदमी कहता है, बॉस हमें वह मिल गया है, हमें क्या करना है। मिहिर कहता है, उसे मेरे अड्डे पर लेकर जाओ और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वह राठौर मेंशन पहुंच चुका था। मिहिर अपने हाथ में गन को और फिर कार से बाहर निकल जाता है। काफी सारे गार्ड उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मिहिर इससे पहले उसे घर के अंदर एंटर करता उससे पहले ही उसके सारे गार्ड घर के अंदर चले जाते हैं। सुनीता जी वही सोफे पर बैठी हुई थी और वह रणधीर को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था, बार बार स्विच ऑफ ही बता रहा था। इसकी वजह से वह थोड़ी सी चिंता में भी थी। तभी वहां पर धर्मेंद्र जी भी आते हैं और कहते हैं, सुनीता क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। वह इतना बोले ही होते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिससे देखकर सुनीता जी घबरा जाती है और कहती है, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जाते हैं जहां पर मिहिर अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। उसको वहां पर देखने के बाद वह चुप हो जाती है। मिहिर के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जिससे सुनीता जी को डर भी लग रहा था, लेकिन वह अपने डर को दिखाती नहीं है और कहती है, मिस्टर राजपूत आप यहाँ पर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। मिहिर उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वह चुपचाप से आकर सोफा पर बैठ जाता है और अपने गन को वही टेबल पर रख देता है और उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। सुनीता जी फिर से कहती है, मिस्टर राजपूत क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। मिहिर उनकी तरफ देखता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसी हुई। हाँ, मैंने सोचा था मैं आप सबको थोड़ा सा कम टॉर्चर करूंगा, लेकिन लगता है आप सबको एक साथ टॉर्चर होने में ज्यादा मजा आता है। सुनीता जी जब ये सुनती है तो कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर राजपूत। मिहिर जब क्या सुनता है तो अपनी गन को उठना है जो मेज पर रखी हुई थी और उसके ट्रिगर को सुनीता जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई। सुनीता जी कहती है, मिस्टर राजपूत अभी क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहिर खड़ा होता है और अपनी गन को सुनीता जी के सर पर रखता है और कहता है, वो लड़की कौन है। सुनीता जी कहती है, आप ये क्या बोल रहे हैं, कौन लड़की। मिहिर कहता है, मैं पूछ रहा हूँ वह लड़की कौन है जिसकी आपने मेरे साथ शादी करवाई है। अगर 1 सेकंड में मुझे जवाब नहीं मिला तो ये बुलेट आपके सर के अंदर होगी। सुनीता जी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राजपूत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। मिहिर गुस्से में कहता है, एक। तभी धर्मेंद्र जी भी आगे आते हैं और कहते हैं, मिस्टर राजपूत आपकी क्या बोल रहे हैं, आपकी शादी तो मेरी बेटी से हुई थी ना, मेरी बेटी कहाँ है। मिहिर गुस्से में कहता है, ये तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी बेटी कहाँ है, और मुझे ये भी बताए दिति की जगह शादी की जोड़ी में वह लड़की कहाँ से आई, और वह लड़की कौन है। सुनीता जी अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहती है, मिस्टर राजपूत अभी क्या बोल रहे हैं, वहां पर तो मेरी बेटी थी, और अगर शादी के जोड़े में मेरी बेटी नहीं थी तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई। मिहिर अपनी गन को लोड करते हुए कहता है, अगर 1 सेकंड के अंदर आपने अपना ये ड्रामा बंद नहीं किया तो इसके आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। सुनीता जी कहती है, आप ये बोल रहे हैं, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहां पर दिति भागते हुए आती है और रोने हुए कहती है, मॉम देखिए ना, रीति ने मेरे साथ ही क्या किया। मिहिर तो दिति को वहां पर उसे हालत में देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त दिति के हाथ पर, फेस पर, पैरों पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया हो और शायद उसको बांध कर भी रखा हो। सुनीता जी जैसे ही दिति को देखती है वह भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है, दिति ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, और तुम थी कहाँ पे, तुम्हें तो मिस्टर राजपूत की घर होना चाहिए था ना। दिति अपने आप को थोड़ा सा संभालती है और कहती है, मॉम वो रीति ने किया है ये सब मेरे साथ। सुनीता जी कहती है, क्या रीति ने। दिति रोते हुए कहती है, हाँ मॉम, शादी वाले दिन रीति मेरे रूम में आई थी और फिर उसने मेरे सर पर कुछ मारा जिस वजह से मैं बेहोश हो गई, और जब मैं उठी तो वेशमेट में मुझे बांध कर रखा था और उसने कहा कि मैं मिस्टर राजपूत से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो इतना रिच है, इसलिए वो उससे शादी करेगी। मॉम देखिए ना, रीति ने मेरी क्या हालत कर दी है। मॉम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वही मिहिर तो बस खड़ा होकर सारी चीजों को देख रहा था, सुन रहा था, उसे समझ में नहीं आता आखिर यह सब हो गया। वही दिति की बातें सुनकर सुनीता जी अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है रीति तुम्हारे साथ यह सब कर सकती है। मिहिर से जब और देखा नहीं जाता है तब वह गुस्से से कहता है, तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो। सुनीता जी कहती है, ये सब रीति ने किया है, वो दिति की छोटी बहन है, मेरी स्टेप डॉटर है वो। मिहिर जब ये सुनता है तो वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने घर निकाल लेता है और कहता है, अब ये सब क्या नया बकवास कर रहे हो। मिस्टर राठौर के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, दिति राठौर और रणधीर राठौर। सुनीता जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बात भले ही किसी को नहीं पता है लेकिन मिस्टर राठौर की एक और भी लड़की है। मिहिर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही दूसरी तरफ रघुवेंद्र जी मिहिर के रूम में ही पिछले 1 घंटे से बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें अपने सामने सो रही लड़की की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। क्योंकि भले ही उनकी शादी किसी भी कंडीशन में हुई हो लेकिन अब यह मिहिर की वाइफ थी और इसलिए वह इसकी केयर करना चाहते थे। तभी वह देखते हैं रीति थोड़ी सी मूव हुई है तो वह जल्दी से खड़े होते हैं और उसके पास जाते हैं। रीति अपने फेस को टर्न कर लेती है और कहती है, प्लीज मॉम मुझे मत मारिए, हम जैसा बोलेंगे मैं ऐसा करूंगी, प्लीज आप दाई माँ को छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए होते हैं और उसकी आंखें बंद होती है। वो अभी भी सोए हुई होती है। रघुवेंद्र जी ये देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और उसके पास ही बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ है तुम्हें कोई नहीं मरेगा, प्लीज शांत हो जाओ बेटा। रघुवेंद्र यह बोलते हुए रीति को शांत करवाने लगते हैं और धीरे धीरे उसके सर को पैक करने लगते हैं जिससे रीति को गर्माहट फील होती है और वह धीरे धीरे करके शांत हो जाती है और वह फिर से गहरी नींद में सो जाती है क्योंकि उसे इंजेक्शन दिया गया था। रघुवेंद्र जी ये देखते हैं रीति शांत हो गई है तो वह एक गहरी सांस लेते हैं और फिर उसी तरह से उसके सर पर हाथ फिराते रहते हैं। तभी वहां पर भागती हुई एक नौकरानी आती है और कहती है, श्रेया मैम को फिर से पैनिक अटैक आया है। रघुवेंद्र जी यह सुनते हैं तो वहां जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? वह सर्वेंट कहती है, हाँ सर। रघुवेंद्र जी फिर भागते हुए श्रेया के रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं श्रेया पूरी तरीके से चला रही होती है या अधिकतर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपना फोन निकाल कर मिहिर को कॉल करते हैं। मिहिर जो वहां पर बैठा हुआ था और उन सब की नौटंकी को देख रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है और वह जैसे ही अपने दादाजी की बात सुनता है वह तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है, दादाजी मैं अभी आ रहा हूँ, और वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ हड़बड़ी में निकल जाता है और राठौर फैमिली को अपने साथ लाने के लिए बोल देता है। अब आगे रघुवेंद्र जी श्रेया को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वहां शांत नहीं हो रही होती है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और मिहिर अंदर आता है और फिर अंदर आते ही श्रेया को हक कर लेता है और कहता है, श्रेया देखो तुम्हारा ब्रदर यहीं पर है, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। और फिर वह कुछ मिनट के अंदर उसे शांत करा देता है और फिर से मेडिसिन वगैरह देकर उसे थपकी देकर सुला देता है। उसके बाद दरवाजे को बंद करके बाहर आ जाता है। बाहर रघुवेंद्र जी खड़े थे। रघुवेंद्र जी को मिहिर हक करता है और कहता है, दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। रघुवेंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं इस तरफ से अपनी पोती की हालत देखकर, और फिर वह अपने दादाजी को उनके कमरे में लेकर जाता है और उनको भी अच्छे से सुला देता है और उसके बाद हॉल में आ जाता है। मिहिर हॉल में आते रणधीर को देखता है अपने बॉडीगार्ड के साथ हुआ उसको वहां पर देखते ही उसके पास जाता है और उसको पकड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। रणधीर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिहिर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था और उसे फाइटिंग भी बहुत अच्छे से आती थी। क्योंकि वो नॉर्मल पसंद नहीं था और वह रणधीर को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। वह उसको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि रणधीर के मुंह से खून तक आने लगता है और वहां बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन मिहिर को इन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रणधीर इस वक्त तक अधमरा हो चुका होता है। तभी मोहित आकर के मिहिर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मिहिर छोड़ो उसे, इस तरह से तुम उसे मार डालोगे। मिहिर चिल्लाते हुए कहता है, मोहित मेरे सामने से हटो। मोहित कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें इसे बिल्कुल नहीं मारने दूंगा, क्योंकि अगर ये मर गया ना तो राठौरस के अंदर का सारा डर खत्म हो जाएगा और फिर वो श्रेया की जिंदगी तबाह कर देंगे और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और तभी वहां पर पूरी राठौर फैमिली आ जाती है और जब सुनीता जी की नजर नीचे फर्श पर पड़े अपने बेटा पर जाती है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि रणधीर उस हॉल के बीचों बीच एक टूटी हुई कांच के टेबल के पास गिरा हुआ था।
उसकी फेस पर उसके हाथों में कई जगह कांच चुभे हुए थे और उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून भी बह रहा था। मिहिर ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। सुनीता जी जब ये देखती है तो भागकर अपनी बेटे के पास जाती है और कहती है, रणधीर तुमने क्या हो गया? मिहिर उनको देखकर और गुस्से में आ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इन्हें यहाँ से लेकर बाहर जाओ, वरना इन सबका भी मैं वही हाल करूंगा जो मैंने अभी इसका किया है। और फिर वो दोबारा रणधीर के पास जाता है और उसको उसकी कॉलर से पकड़ के उठा लेता है, लेकिन तभी मोहित आकर मिहिर को रणधीर से दूर कर देता है। मिहिर कहता है, मोहित उसे मुझे दो, ये इसी लायक है, ये डिजर्व करता है मरना। तुम जानते हो जब मैं श्रेया को उस हाल में देखता हूँ तो मुझ पर क्या बीतती है। जब मैं उसे बुरी तरीके से चिल्लाते हुए देखता हूँ तो मैं कितना डर जाता हूँ तुम्हें पता है। मैं श्रेया को उसे हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ और इन सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ यह है, इसलिए इसे मरना होगा। इतना बोलकर वह एक गार्ड के पास जाता है और उसके पास से उसकी गन को निकल लेता है और उसे रणधीर की तरफ पॉइंट कर देता है और उसके ट्रिगर को दबाने ही वाला होता है कि तभी वह श्रेया की आवाज सुनता है और जब वह पलट कर देखता है तो वही सीढ़ियों पर श्रेया खड़ी थी। मिहिर जब श्रेया को वहां पर देखता है तो कहता है, श्रेया तुम यहाँ पर। वह इतना बोला ही होता है कि तभी श्रेया की नजरें मिहिर के हाथ पर जाती है और वह भागते हुए उसके पास आती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, भाई ये आपके हाथ को क्या हुआ? आपके हाथ से खून क्यों निकल रहा है? मिहिर कहता है, कुछ नहीं हुआ। और तभी उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है क्योंकि श्रेया ने उसे हाथ को पकड़ लिया था। और फिर श्रेया की नज़र वहां पर खड़े सभी लोगों पर जाती है। जैसे ही वह उन सभी लोगों को देखती है तो वह डर जाती है और वह वापस से पैनिक करने लगती है और कहती है, मेरे पास नहीं आना। भाई ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मिहिर जल्दी से श्रेया के हाथों को पकड़ता है और कहती है, श्रेया कुछ भी नहीं हुआ। श्रेया शांत हो जाओ, ये चले जाएंगे यहाँ से। और फिर वह मोहित की तरफ देखता है और कहता है, मोहित इन लोगों को जल्दी से यहाँ से भेजो, दफा करो इन लोगों को यहाँ से। और तभी श्रेया मिहिर के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और वह भक्ति में घर के अंदर जाने लगती है और तभी उसके पैरों में टूटी हुई टेबल की कांच चुभ जाती है जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है। मिहिर जब ये देखता है तो वह घबरा जाता है और वह भी उसकी तरफ भागता है। वही जब श्रेया उसको अपनी तड़पते में दिखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह पीछे की तरफ होने लगती है और कहती है, तुम कौन हो? प्लीज मेरे पास मत आओ। मिहिर कहता है, श्रेया प्लीज पीछे मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, देखो मैं हूँ तुम्हारा भाई। लेकिन श्रेया उसकी किसी भी बात को सुनी नहीं रही होती है और तभी उसकी नज़र गन पर जाती है और वह तुरंत ही गन को उठा लेती है और कहती है, मेरे पास बताना नहीं तो मैं खुद को शूट कर लूंगी। वही रणधीर कुछ दूरी पर फर्श पर गिरा हुआ था। वह जब श्रेया की ऐसी हालत देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता है क्योंकि श्रेया उसकी नज़रों में बहुत ही मेकर लड़की थी। और तभी सुनीता जी आती है और रणधीर को उठाते हुए कहती है, रणधीर चलो यहाँ से। रणधीर वहां से अपनी मॉम के साथ जाने लगता है लेकिन पलट के वह बार बार श्रेया को ही देख रहा होता है। मिहिर के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसकी छोटी बहन जिसे उसने हमेशा हर बुरी चीज से बचाने की कोशिश की थी, आज उसकी आंखों के सामने खुद को ही खत्म करने की धमकी दे रही थी। श्रेया प्लीज गन नीचे रखो। मिहिर ने धीरे धीरे अपनी आवाज को नरम किया ताकि वह और ज्यादा डर न जाए। लेकिन श्रेया की सांसें तेज हो रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम लोग सब मुझे मार डालोगे। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में गहरा डर और भ्रम था। मोहित ने तुरंत स्थिति संभालने के लिए कदम बढ़ाया, श्रेया कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, देखो हम सब तुम्हारे अपने हैं। लेकिन श्रेया अब किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, उसका दिमाग भ्रमित था। मिहिर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, श्रेया ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी। रुको। मिहिर के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह नहीं चाहता था कि कोई भी अप्रिय घटना हो। अचानक एक नर्म आवाज हॉल में गूंज उठी, श्रेया बेटा। सबने पलटकर देखा, सीढ़ियों पर रघुवेंद्र जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी, उनकी उम्रदराज आंखों में आंसू थे। बेटा हमें माफ कर दो, उनकी आवाज भारी थी, तुम बहुत कुछ सह चुकी हो,
लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। मिहिर ने मौका देखकर झटके से उसके हाथ से गन छीन ली और उसे एक तरफ फेंक दिया। श्रेया जैसे ही होश में आई, उसने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मिहिर तुरंत उसके पास बैठ गया और उसे गले से लगा लिया। सब ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा। और फिर वह श्रेया को अपने फोन में उठता है और उसे उसके रूम के अंदर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और अच्छे से श्रेया का चेकअप करते हैं। डॉक्टर ने फिर मिहिर की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें इन्हें इंजेक्शन देना बंद करना होगा। मिहिर चौंक कर डॉक्टर की ओर देखता है। क्यों? उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। डॉक्टर ने नर्म लहजे में समझाया, इंजेक्शन से हम इन्हें सिर्फ तब तक शांत रख सकते हैं जब तक ये सो रही हैं। लेकिन अब इन्हें असली जिंदगी में वापस लाने का वक्त है। इन्हें यकीन दिलाना होगा कि अब ये सुरक्षित हैं। अब इन्हें कोई डराने धमकाने वाला नहीं है। मिहिर ने बेसुध पड़ी श्रेया की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम सबको मिलकर इन्हें दोबारा से जीना सिखाना होगा। इन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वे अकेली नहीं हैं। मिहिर ने धीरे से सिर हिलाया, मानो खुद से वादा कर रहा हो कि वो हर हाल में श्रेया को पहले जैसा बनाने की कोशिश करेगा। डॉक्टर कुछ और जरूरी हिदायतें देकर चले गए। तब तक रात के 1 बज चुके थे। मिहिर अब भी श्रेया के सिर पर हल्के हल्के हाथ फेर रहा था जब उसके दादाजी उसके पास आए। मिहिर, तुम पिछले 7 दिनों से ढंग से सोए नहीं हो। जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं यहाँ हूँ। मिहिर ने हल्का विरोध किया, लेकिन दादाजी, मैं कह रहा हूँ ना। उनके लहजे में सख्ती थी, पर प्यार भी। आखिरकार मिहिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर बेड पर पड़ी। रीति वहां सो रही थी। उसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। हल्की रोशनी में उसके चेहरे की नाजुकता और भी उभर आई थी। मिहिर को अचानक सुकून सा महसूस हुआ। दिन भर की टेंशन, गुस्सा और थकान जैसे बस एक पल में खत्म हो गई। उसने धीरे से पास जाकर उसे देखा। रीति की सांसों से आती हल्की खुशबू उसे किसी जादू की तरह शांत कर रही थी। मिहिर ने मुस्कुराते हुए रीति को हल्का सा साइड किया और धीरे से उसके पास लेट गया। उसने एक नर्म एहसास के साथ उसे हल्के से हग कर लिया। उसके लिए यह बस एक पल था, लेकिन उस पल ने मिहिर की सारी बेचैनी दूर कर दी। जैसे उसकी दुनिया में पहली बार शांति आए हो। और जैसे ही मिहिर रीति को हल्के से हग करता है, वह नींद में ही हल्का सा करवट बदलती है और उसके सीने से और करीब आ जाती है। मिहिर उसकी मासूमियत पर बस हल्की सी मुस्कान देता है और अपनी थकान को भूलते हुए उसकी खुशबू में खुद को डूबने देता है। रीति उसकी बाहों में खुद को और सिकोड़ लेती है, जैसे कि वह भी मिहिर की मौजूदगी महसूस कर रही हो। मिहिर को पहली बार इतने दिनों बाद शांति का एहसास होता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और बिना किसी चिंता के, बिना किसी बेचैनी के, वह गहरी नींद में चला जाता है। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। खिड़की से आती रोशनी जब मिहिर के चेहरे पर पड़ती है तो वह धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और फिर वह जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे अपने ऊपर कुछ हैवी फील होता है। मिहिर जब उस ओर देखता है तो वहां पर रीति को देखता है जो उसके ऊपर सोई हुई थी। मिहिर ये देखकर सरप्राइज रह जाता है और फिर वो उसके फेस की तरफ देखने लगता है जो कि सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। मिहिर तो बस उसकी क्यूटनेस को ही देखता रह जाता है। तभी रीति अपने फेस को टर्न करती है और फिर अपने फेस को दोबारा से अच्छे से उसकी चेस्ट पर रखती है और वापस से सो जाती है। मिहिर उसकी सारी हरकतों को ध्यान से देख रहा होता है और फिर वह भी वैसे ही लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर अपने मन में कहता है, ओह गॉड, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ इसके पास? फिर वह रीति को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन रीति उसको और टाइटली पकड़ लेती है और उसको जाने नहीं देती है। मिहिर फिर वैसे ही लेटा रहता है और ऐसे ही करके पूरा 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन रीति अभी भी उसको नहीं छोड़ रही है और मिहिर भी पता नहीं क्यों उससे खुद से अलग नहीं कर पा रहा था और वह खुद भी नहीं जानता था वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक से उसके रूम का डोर ओपन हो जाता है। मिहिर जब अपने डोर की तरफ देखता है तो वहां पर उसके दादाजी खड़े होते हैं। जैसे ही रघुवेंद्र जी अंदर आते हैं और कहते हैं, मिहिर, मैं तुमने बताने आया था श्रेया।
ये बोलते बोलते ही वह रुक जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र बैग पर पड़ चुकी होती है और वह जैसे ही बैग की तरफ देखते हैं वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रीति पूरी तरफ से मिहिर के ऊपर ही उसे पकड़ के सोई हुई थी। और फिर वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी मिहिर, मैं भूल गया था कि शादी हो गई है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। मिहिर कहता है, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आता हूँ। इतना बोलकर वह फोर्सफुली रीति को खुद से दूर करता है और उठ जाता है और अपने दादाजी के पास जाते हुए कहता है, दादाजी आप क्या बोल रहे थे? श्रेया ठीक तो है ना? रघुवेंद्र जी कहते हैं, हाँ वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर लग रही है और वह अब तो मैथ्स और मोहित से बातें भी कर रही है। मैं यहाँ पर तुम्हें यही बताने आया था। मिहिर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी आता हूँ, मुझे भी देखना है उसे। इतना बोलकर वह बाथरूम के अंदर चला जाता है शवार लेने के लिए। वही रीति भी उठ गई होती है और वह डर कर बेड के एक कोने में बैठी हुई होती है और इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। तभी रघुवेंद्र जी उसके पास जाते हैं। रीति जब उसको अपने पास आते हुए देखते हैं तो वह और ज्यादा डर जाती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं किया। रघुवेंद्र जी रीति को ऐसा बोलता हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। रघुवेंद्र जी फिर रीति के पास जाते हैं, लेकिन रीति बेड से उतारकर और पीछे की तरफ जाने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि रीति को कल सुबह की चीज याद आती है कि किस तरफ से मिहिर उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था और किस तरह से उसने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी। ये सारी चीज देखकर वह डर गई थी और ऊपर से वह इस जगह को भी नहीं जानती थी और नहीं यहाँ के लोगों को, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि वह पहली बार अपने घर से कहीं बाहर आई थी। रघुवेंद्र जी फिर बैग के दूसरे साइड जाते हैं और रीति को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, देखो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन रीति तो उनकी बात सुनी नहीं रही थी, वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी। रघुवेंद्र जी फिर रीति को जल्दी से गले लगा लेते हैं। रीति पहले तो उन्हें दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे फील होता है ये हग उसके दाई माँ जैसा है तो वह उन्हें पुश करना बंद कर देती है। रघुवेंद्र जी जब देखते हैं रीति शांत हो गई है तो कहते हैं, शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। रीति धीरे धीरे करके कम डाउन हो रही थी। रघुवेंद्र जी जब देखते हैं रीति शांत हो गई है तो वह उसको थोड़ा सा खुद से दूर करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा मेरी तरफ देखो। लेकिन रीति अपनी फेस को ऊपर नहीं कर रही थी। फिर रघुवेंद्र जी अपने दोनों हाथों से उसकी फेस को ऊपर करते हैं और उसके आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं, मेरी तरफ देखो, रो क्यों रही हो तुम। रीति उसकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। रघुवेंद्र जी फिर उसके आंसुओं को दोबारा साफ करते हैं और कहते हैं, अब रोना बंद भी करो। रीति उसकी तरफ ध्यान से देखती है और उसे अपनी दाई माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक वही थी जो उसकी केयर थी। रघुवेंद्र जी फिर उसके हाथों को पकड़ते हैं और कहती है, अब तो तुम ठीक हो, तुम्हारा फीवर भी ठीक हो गया है, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है। रीति उसकी बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखने लगती है, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं रही होती है। रघुवेंद्र जी जब ये देखते हैं तो वह उसका हाथ पकड़कर उसको बेड पर लाकर बैठे हैं और खुद भी उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा। रीति उसकी इस बात को सुनकर भी कुछ नहीं बोलती है। रघुवेंद्र जी फिर कहते हैं, देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे हस्बैंड का दादाजी हूँ, मतलब मैं तुम्हारा भी दादाजी हूँ और तुम्हारी फैमिली भी। रीति जब फैमिली वर्ड सुनती है तो उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर रघुवेंद्र जी और डर जाते हैं और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, क्या फिर से सर्दी लग रही है या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या। रीति बस अपना सरना में हिला देती है। रघुवेंद्र जी कहते हैं, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम अपने दादाजी को अपना नाम नहीं बताओगी। रीति काफी देर तक तो उनकी तरफ देखती है और फिर धीरे से कहती है, रीति। जब रघुवेंद्र जी यह सुनते हैं तो वह स्माइल करते हैं और कहते हैं, वाओ तुम्हारा नाम तो बहुत प्यार है और तुम भी नाम की तरह बहुत प्यारी हो। तभी मिहिर वॉशरूम का डोर ओपन करता है और बाहर आ जाता है। वॉशरूम की डोर ओपन होने की आवाज जैसे ही रीति सुनती है तो उसकी नजर भी उस साइड चली जाती है। वहां पर मिहिर बाथरोब में खड़ा था।
रीति जैसे ही मिहिर को देखती है वह डर जाती है और रघुवेंद्र जी के हाथों को टाइट करके पकड़ लेती है। रघुवेंद्र जी जब ये देखते हैं रीति मिहिर को देखकर डर रही है तो वह घूरकर मिहिर को देखने लगते हैं और वही मिहिर जैसे जैसे रूम के अंदर आना होता है वैसे वैसे रीति और ज्यादा डर रही होती है और फिर वह एकदम से अपने आप को रघुवेंद्र जी के पीछे छुपाने लगती है। वही मिहिर उसको अपनी तिरछी नजरों से देखता है और फिर वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वहां से वापस चला जाता है। वही उसके जाने के बाद रघुवेंद्र जी कहते हैं, रीति तुम डर क्यों नहीं हो उससे? क्या उसने तुम्हें डराया है? आने दो उसे, मैं उसे पनिशमेंट दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे तुम्हें डरने की। रीति सब रघुवेंद्र जी की बातें सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इतने सालों बाद आज पहली बार कोई उसकी केयर कर रहा था, वो भी वो इंसान जिसे वह जानती तक नहीं थी। और यह सब सोचकर उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। रघुवेंद्र जी जब उसके फेस पर स्माइल देखते हैं तो उनकी फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वह एक चैन की सांस लेते हैं क्योंकि वह रीति को देखकर ही समझ गए थे वह बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। फिर वह वहां से जाते हुए कहते हैं, ठीक है मैं नीचे जाता हूँ, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगते हैं लेकिन रीति उनका हाथ पकड़ लेती है और अपना सर हिलाकर उन्हें जाने से मना करती है। उसकी इतनी क्यूट हरकत को देखकर रघुवेंद्र जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर वह स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम चाहती हो मैं यहाँ से नहीं जाऊं? रीति एक बार फिर अपना सर ना में हिला देती है। रघुवेंद्र जी उसकी बातों को समझते हुए कहते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती हो? रीति कुछ देर तक तो उनकी फेस को देखती रहती है और फिर धीरे से कहती है, वो हिटलर आ जाएंगे। रघुवेंद्र जी जब हिटलर सुनते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उनके घर में हिटलर कौन पैदा हो गया, लेकिन जब वह उसके उंगली के इशारे की तरफ देखते हैं तो वह जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने उसे हिटलर? अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम तो एक सेकंड में से पहचान गई। वैसे तुम टेंशन मत लो, वो हिटलर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अगर वो तुम्हें डांटता है, तुम्हें डरता है या फिर तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान करता है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे उस हिटलर का पैर तोड़ दूंगा। इतना बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। वही उसके जाने के बाद मिहिर तैयार होकर रूम के अंदर आता है। वह जैसे ही अंदर आता है रीति फिर से उससे छुपाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह रीति को घूरते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। वही उसके जाने के बाद रीति एक गहरी सांस लेती है और उसे पूरे रूम को देखती है और फिर अपने आप से बात करते हुए कहती है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तभी उस रूम के डोर पर नॉक होता है और एक मेड अंदर आती है और रीति को देखते हुए कहती है, ये बड़े साहब ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, आप इन्हें पहन के तैयार हो जाए। बाकी क्या आपकी जरूरत के सामान बाद में मंगवा दिए जाएंगे, हेड बटलर से बोलकर। रीति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, बस उसके हाथ से सामान ले लेती है। थोड़ी देर बाद रीति ने एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई होती है। वो साड़ी साथ काफी पुरानी थी लेकिन उसकी चमक अभी भी वैसे ही थी। उसके ऊपर बहुत ही बेसकीमती कारीगरी की गई थी। रीति को साड़ी पहनने नहीं आया था, बस उसने किसी तरह से उसे साड़ी को अपने ऊपर लपेट रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां थी और माथे पर छोटी सी बिंदी। वह उस साड़ी को पहनकर चलने की कोशिश करती है लेकिन वह धाम के आवाज के साथ वहीं पर गिर जाती है। तभी गेट खुलता है और मिहिर अंदर आता है। रीति जैसे ही उसको अपने सामने देखती है वह फिर से डर जाती है और उठने की कोशिश करती है लेकिन वह वापस से गिरने लगती है। लेकिन तभी मिहिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और उसे सही से खड़ा करता है और कहता है, इस तरह से कौन साड़ी पहना है? रीति उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है, बस अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी होती है। मिहिर उसको इस तरह से खड़ी कर एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, अगर तुम्हें पहननी नहीं आती थी तो किसी बुला सकती थी ना, इस तरह से लपेटने की क्या जरूरत थी? रीति अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरकने लगा था लेकिन मिहिर ने झट से उसे ठीक कर दिया। रीति जैसे ही मिहिर को अपने पास देखती है तो वह उससे फिर से डरने लगती है और पीछे की तरफ होने लगती है, लेकिन साड़ी की वजह से वह दोबारा से पीछे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन इस बार भी मिहिर उसको उसके कंधे से पकड़ के उसे सीधा खड़ा कर देता है और उसे घूरते हुए कहता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस तरह से डर रही हो, चिंता मत करो, मैं इंसानों को नहीं खाता हूँ।
और जैसी डेढ़ पसली को तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वह आवाज लगाकर एक मैड को बुलाता है और कहती है, फटाफट से साड़ी पहनाओ। ओके सर, ये बोलकर मैड मिहिर की तरफ देखने लगती है कि वो कब जाएगा यहाँ से। वही मिहिर भी उस मैड को ही घूर रहा होता है और फिर कहता है, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो, उसे साड़ी पहनाओ ना। मैड कहती है, सर आप जाएंगी तभी ना। मिहिर उस मैड को घूर कर देखता है और जाकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है अब तुम पहना सकती हो। मैड उसकी बात सुनकर उसके फेस की तरफ देखने लगती है और कहती है, सर क्या आप रूम से बाहर नहीं जाएंगे। मिहिर कहता है, मैं अपने रूम से बाहर क्यों जाऊंगा, तुम अपना काम करो ना। वह मैड उसकी बात सुनकर कहती है, क्योंकि मुझे मैम को साड़ी पहनना है। मिहिर बेफिक्रे से जवाब देते हुए कहता है, तो मना किसने किया है, पहनाओ ना। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। मैड उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं उनके बॉस का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वह रीति की तरफ दया भी नजरों से देखते हैं, जैसे कह रही हो, सॉरी लेकिन उनके सामने तुम्हारा साड़ी खोलने के अलावा और मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वही रीति को पूरा रेड टमाटर बनी हुई होती है, कुछ शर्म की वजह से तो कुछ गुस्से की वजह, लेकिन बेचारी डर के मारे वहां कुछ बोल नहीं पा रही होती है। अब आगे मैड धीरे धीरे रीति के पास जाती है और हल्के हाथों से उसकी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगती है। रीति की धड़कन तेज हो जाती है, उसके गालों पर गर्मी सी महसूस हो रही थी, शर्म, गुस्से और झुंझलाहट से भरी हुई। मिहिर आराम से बेड पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था, जैसे ये उसके लिए कोई आम बात हो। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी, लेकिन वह किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं था। रीति की आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह चाहती थी कि मिहिर बस यहाँ से चला जाए, लेकिन उसके सामने कोई चारा नहीं था। उसने होंठ भींचे और नजरें झुका ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मैड रीति की साड़ी खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके साड़ी के प्लेट्स पर रखती है, रीति झट से पीछे हट जाती है और वह बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। मैड कहती है, मैम आपको सही से पहनने के लिए इसे वापस से खोलना पड़ेगा, तभी तो मैं वापस से पहना पाऊंगी। क्या अब मैं आपकी साड़ी को खोल सकती हूँ? रीति उसकी बात सुनकर अपना सर न में हिला देती है। उसको न करता हुआ देखकर मेड मिहिर की तरफ देखती है तो मिहिर उल्टा उसको ही घूरने लगता है और फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रीति के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम चाहती हो मैं अपने हाथों से तुम्हें साड़ी पहनाऊं? उसको अपने सामने खड़ा हुआ देखकर तो रीति की पहले ही सिटी पट्टी गुम हो चुकी होती है और वह जल्दी से मेड के पीछे जाकर छुप जाती है और उसके कपड़ों को पकड़ लेती है। उसकी इस हरकत को देखकर मिहिर के चेहरे पर एक इरिटेटिंग लुक जाता है और वह वहां से बालकनी की तरफ जाते हुए कहता है, इन महारानी को तो सिर्फ मुझसे ही डरना है, बाकी सब तो इसके मायके वाले हैं। और फिर वह मेड से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर से फटाफट तैयार करो। 5 मिनट बाद रीति पूरी तरीके से तैयार होकर रूम में खड़ी होती है। मेड भी वहां से उसको साड़ी पहनकर चली गई होती है। तभी बालकनी से मिहिर रूम के अंदर आता है और एक रीति को देखता है और फिर उसको देखने के बाद उसे बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से से रीति की तरफ बढ़ जाता है। रीति जब उसको अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वह डर जाती है और वह वहां से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि इस वक्त मिहिर के चेहरे पर साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था। लेकिन मिहिर उसको भागने का मौका ही नहीं देता है, बल्कि उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके पीठ पर लगा देता है और फिर उसका चेहरा मिरर की तरफ करते हुए कहता है, साड़ी पहले पूरा सिंगार कर लिया लेकिन सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मैं आपकी सिंदूर लगाने में तुम्हें शर्म आती है? रीति की धड़कन तेज हो गई। उसने मिहिर की आंखों में झांका, जहां सिर्फ गुस्सा और अधिकार की झलक थी। प्लीज छोड़ो मुझे। रीति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिहिर की पकड़ और मजबूत हो गई। जब पूरे साज श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ी तो सिंदूर क्यों भूल गई? मिहिर की आवाज गहरी और कड़क थी। रीति ने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन मिहिर ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे आईने की ओर मोड़ दिया। देखो खुद को, तुम्हारी मांग सूनी लग रही है। क्या तुम्हें मेरा नाम अपने माथे पर लिखने में शर्म आती है? रीति ने धीरे से होंठ खोले कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। मिहिर ने ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाए और उसकी मांग के पास ले जाकर रुक गया। बताओ, तुम्हें ये रिश्ता कबूल है या नहीं? उसके शब्दों में हुक्म था, मगर आंखों में कहीं न कहीं एक छुपी हुई बेचैनी भी। रीति की आंखों में आंसू आ गए।
तभी मिहिर अपने दूसरे हाथ से उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए कहता है, मैं तुमसे ये सवाल कर ही क्यों रहा हूँ, जबकि तुम इस सवाल के लायक हो ही नहीं। मैंने ये सनी खुद की मर्जी से की है, ये रिश्ता मेरी मर्जी से हुआ है तो इसमें हुक्म भी मेरा ही चलेगा। तुम्हें हमारा रिश्ता मंजूर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा। रीति के आंखों में आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा बंधन है जो उसने खुद चुना ही नहीं था, लेकिन जिसे बच भी नहीं सकती थी वो। रीति अपने ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी मिहिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने आंसुओं को साफ करो और मेरे साथ नीचे चलो। रीति उसकी बात मत कर जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और उसके पीछे पीछे नीचे चली जाती है। नीचे हॉल में श्रेया मोहित डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और तभी उनको मिहिर और रघुवेंद्र जी आते हुए दिखाई देता है। मिहिर जाकर चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी श्रेया की नज़र रघुवेंद्र जी के पीछे की तरफ जाती है जहां पर उन्होंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ था, और वह हाथ किसी और का नहीं रीति का था। रीति रूम से निकालते ही रघुवेंद्र जी से मिल गई थी। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया था और एक छोटे खरगोश के बच्चे की तरह उनके पीछे छुप गई थी। श्रेया रघुवेंद्र जी की तरफ देखती है और कहती है, दादाजी आपके पीछे कौन है, आपने किसका हाथ पकड़ा है? रघुवेंद्र जी स्माइल करते हैं और फिर रीति को अपने आगे करते हैं, लेकिन रीति फिर से उनके पीछे जाकर छुप जाती है। रघुवेंद्र जी फिर उसको अपने सामने खड़ा करते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, रीति क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं यहीं पर हूं ना, चलो आगे आओ। श्रेया जैसे ही अपने सामने छोटी सी क्यूट लड़की को देखती है तो उसकी आंखें चमकने लगती है और कुछ देर के लिए ही सही लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो उठकर अपनी जगह से खड़ी होती है और रीति के पास जाकर उसके गालों को पकड़ लेते हैं और कहती है, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, दादाजी आप इसे कहाँ से लेकर आए हैं और यह है कौन, और एक सेकंड, इस बच्ची की शादी किसने कर दी? रघुवेंद्र जी कहते हैं, ये इसकी करना बंद करो, इसका नाम रीति है और ये तुम्हारी भाभी है। श्रेया जैसे ही यह सुनती है वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने भाई की तरफ देखने लगती है और फिर अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है, दादाजी मजाक करना बंद भी करिए, भाई और शादी ये कभी नहीं हो सकता। रघुवेंद्र जी कहते हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये तुम्हारी भाभी है। श्रेया ये सुनकर कहती है, वाओ सच में, मतलब ये प्रीटी गर्ल मेरी भाभी है। वैसे भाई की चॉइस तो काफी अच्छी है, लेकिन भाई ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी लोगों को घूर कर देखने लगते हैं। तभी रघुवेंद्र जी कहते हैं, श्रेया हम पहले नाश्ता करते हैं, रीति को भूख लगी होंगी ना। फिर सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। रघुवेंद्र जी रीति को भी अपने बगल में बैठा लेते हैं। रीति चुपचाप अपना सर नीचे करके वहीं पर बैठ जाती है। फिर एक मेड आकर सबको खाना सर्व करती है और वहां से चली जाती है। सभी लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन रीति अभी भी चुपचाप बैठी हुई होती है, वहां कुछ भी नहीं खा रही होती है, वह चुपचाप से अपना सर नीचे करके बैठी हुई होती है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था ऐसे सबके साथ टेबल पर बैठकर, क्योंकि उसे कभी ऐसी चीज नहीं मिली थी देखने को। वो कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती थी, वो बस उन्हें दूर से देख सकती थी। इसलिए जब आज ये सब चीज हो रही थी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वही रघुवेंद्र जी जब ये नोटिस करते हैं तो कहते हैं, रीति बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? रीति उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहती है। रघुवेंद्र जी फिर कहते हैं, बेटा मैं तुमसे बोला था ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये बोलकर वह रीति का प्लेट लेते हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं। रीति भी आराम से उनके हाथों से एक छोटे बच्चों की तरह खाना खाने लगती है। वही सभी लोग रघुवेंद्र जी को ही देख रहे थे कि वो कैसे रीति की केयर कर रहे हैं। सब अपना खाना खा ही रहे होते हैं कि श्रेया को कुछ अजीब सा फील होता है और वह तुरंत अपनी चेयर को साइड करके वहां से दौड़कर भाग जाती है। उसको इस तरह से भागता हुआ देखकर सारे लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, इसलिए मिहिर भी अपना खाना छोड़कर उसके पीछे चला जाता है और रघुवेंद्र जी भी उसके पीछे जाने लगते हैं और फिर एक मेड से कहते हैं, रीति का ध्यान रखना। वही श्रेया भागते हुए वॉशरूम में आती है और वह वॉमिटिंग करने लगती है। मिहिर उसके पीछे खड़ा होकर उसकी पीठ को सहला रहा होता है।
श्रेया के वॉमिटिंग कर लेने के बाद मिहिर उसका फेस क्लीन करवाता है और उसको रूम के अंदर जाने के लिए बोल देता है, लेकिन तभी श्रेया के गिरने की आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर दिखता है तो वहां पर श्रेया बेहोश होकर गिरी होती है। मिहिर फिर मोहित को कॉल करके डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर श्रेया का चेकअप करके जैसे ही उसके रूम से बाहर निकलता है, सामने ही मिहिर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। मिहिर, उसे क्या हुआ था? डॉक्टर एक पल को ठहरता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मिस्टर राजपूत, आपकी सिस्टर प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही रघुवेंद्र जी का शरीर सुन्न पड़ जाता है। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। मिहिर को तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले या क्या करे। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। रघुवेंद्र जी ने लड़खड़ाती आवाज में डॉक्टर से पूछा, क्या उसे इस बारे में पता है? डॉक्टर ने सिर